पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मुख गुहा में कैसे पाचन होता है, वहाँ से भोजन ग्रसनी में पहुँचता है, ग्रसनी से ग्रास नली में, और ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। अब हम यहाँ जानेंगे अमाशय के बारे में कि अमाशय में किस तरह से पाचन होता है। अमाशय एक हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। इसकी रचना अंग्रेजी के जे के आकार की ऐसी होती है। अंग्रेजी के जे के आकार के ऊपर ये पतला आता है, पतली नली आती है, ये नीचे आकर के ऐसी रचना बना लेती है, ऐसी, और यहाँ से ये यू आकार का हो जाता है। यही भाग, ये जो ऐसा भाग है, यही हमारा अमाशय है। इस अमाशय के 3 पार्ट कल बताए थे हम। ऊपर वाला भाग जठर, बीचे वाला भाग फंडिक, और तीसरा भाग जो उसका होता है पाइलोरिक। ये नीचे पाइलोरिक है गया, पाइलोरिक, ये फंडिक, और ये हो गया आपका जठर भाग। अब जठर जब भोजन इसमें पहुंचता है तो इसमें भी 2 तरीके से पाचन होता है। एक तो भौतिक पाचन और दूसरा होता है आपका रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में क्या होता है कि हमारे अमाशय की ये जठर जो भाग है, जठर में ग्रंथियां होती हैं जिनको जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस, जठर रस में पानी होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और उसके बाद इसमें एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम के साथ साथ एक तीसरा भी पार्ट होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस होता है और एंजाइम होते हैं। एंजाइम में एक एंजाइम होता है जठर लाइपेज, जठर लाइपेज, और दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन। जठर लाइपेज और पेप्सिन। अब क्रमशः चलिए, भौतिक पाचन में क्या होता है कि ये हमारी आंत की जो ग्रंथियां होती हैं, आंत जो हमारी अमाशय होता है, यह अमाशय क्रमानुकुंचन गति करता है। क्रमानुकुंचन गति। इस क्रमानुकुंचन गति के कारण इसमें जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं ये पीसते हैं, और पीसने के द्वारा उसमें यह सारे एंजाइम्स और ये HCl और म्यूकस इसमें मिलता है, भोजन में मिलता है। इसमें भोजन 2 से 3 घंटे तक रहता है। 2 से 3 घंटे में ये पीसते 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 एकदम लुगदी के समान जब हो जाता है, लुगदी, एकदम लुगदी के समान, जैसे आटे को सान देते हैं और आटा एकदम पानी जैसा, जब लिक्विड जैसा हो जाता है, तरल, उस तरह का जब ये भोजन बनता है, तब जा कर के यहाँ से पाइलोरिक वाल्व होती है। ये पाइलोरिक वाल्व भोजन को ग्रहणी में आने देती है, यानी छोटी आंत में आता है। तब जा कर के होता क्या है, HCl इसमें उपस्थित हानिकारक पदार्थों को मारता है, उसमें हानिकारक जीवाणु यदि बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। इसमें उपस्थित भोजन को अम्लीय बनाता है, सड़ने से बचाता है। म्यूकस जो है उसको लसीला बनाता है, लसलसा बनाता है। और उसके बाद जो इसमें एंजाइम होते हैं, जैसे जठर लाइपेज और पेप्सिन, जठर लाइपेज वसा का पाचन करता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड अणुओं में तोड़ देती है और वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसा जो है ग्लिसरॉल में टूट जाती है। अब यहाँ से जब भोजन का जब पाचन हो जाता है तो अब शेष बचा हुआ भोजन पहुँचता है ग्रहणी में। सबसे अधिक पाचन यदि भोजन का कहीं होता है तो वह होता है ग्रहणी में। भोजन का लगभग पूर्ण पाचन ग्रहणी में आते आते कंप्लीट हो जाता है। ग्रहणी में कल हमने बताया था कि यहाँ से एक नली आती है और ऊपर ये लीवर होता है। इस लीवर से यकृत, ग्रहणी में यकृत से निकला हुआ पित्त रस,
यकृत से निकला हुआ पितरस, याद रखिए पितरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से, पिताशय से नहीं, यकृत से निकलता है और यहाँ पिताशय होती है जहाँ आकर एकत्र होता है और एकत्र होने के बाद इसमें पहुँचता है। तो हमेशा ये प्रश्न बनता है कि पितरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। यकृत से निकला हुआ पितरस आता है। उसके बाद यहाँ पर एक पैंक्रियाज पाई जाती है, ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस। साथ ही साथ इस ग्रहणी की जो दीवारें हैं, इन दीवारों से भी एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं आंत्रीय रस, आंत्रीय रस। पितरस, अग्नाशयी रस और इस आंत्रीय रसों से इसमें भौतिक नहीं बल्कि केवल रासायनिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन। आमाशय पीत रस एक क्षारीय रस होता है, यह क्षारीय द्रव है। जो यहाँ से भोजन अम्लीय हुआ था अब वह क्षार से मिलकर के उदासीन हो जाता है और इसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु भी नष्ट होते हैं, मारे जाते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, भोजन को सड़ने से बचाता है यह क्षारीय द्रव। और उसके बाद जब भोजन क्षारीय हो जाता है तब इसमें मिला हुआ जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस में वसा के पाचक एंजाइम, प्रोटीन के पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे इसमें भी अग्नाशयी रस में भी लाइपेज होता है, पेप्सिन्स होते हैं। ये अलग अलग प्रोटीन का जो अपच्य प्रोटीन है उनका पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। उसी तरह आंत्रीय रस में भी, आंत्रीय रस में भी पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं जो विभिन्न पदार्थों जैसे प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, वसा के भी पाचक एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम होते हैं, जो इनको छोटे छोटे सरल अणुओं में, जैसे ऊपर हमने बताया था प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स अणुओं में तोड़ देते हैं, वसा को लाइपेज में तोड़ देते हैं, लाइपेज कह दिया हमने, ग्लिसरॉल वगैरह में तोड़ देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, चूँकि कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कार्बोहाइड्रेटों को अंत में तोड़ करके आपको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। हमारी छोटी, ये छोटी आंत का प्रथम भाग जो कि आपका क्या कहलाता है, ग्रहणी। ग्रहणी के बाद दूसरा भाग हमने कल बताया था इलियम, यह भी छोटी आंत का एक भाग होता है, ग्रहणी और इलियम। इलियम में अपचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है, अवशोषण। हमारी जो छोटी आंत की जो ये नलिकाएं होती हैं, ऐसी नली जो होती है, इस नलियों में इस तरह अंगुली के तरह की रचनाएं पाई जाती हैं। इन अंगुली के तरह की रचनाओं को विलाई कहा जाता है, ये कहलाते हैं विलाई। ये विलाई अंदर तक भी धंसे होते हैं और इसमें से, और इस विलाई में रक्त नलिकाएं आकर के खुलती हैं, इन दीवारों से आकर के रक्त नलिकाएं खुलती हैं और ये विलाई ही अवशोषण का काम करती हैं, जल का अवशोषण। जल का जब अवशोषण करती हैं तो उस जल के साथ साथ जो ये पचे हुए पदार्थ हैं, सरल अणु हैं, जो पच करके सरल अणुओं में टूट गए हैं, हमारा भोजन पच गया और सरल अणुओं में टूट गया, वह सभी अणु इस अवशोषित होकर के हमारे जल के माध्यम से विलाई के द्वारा होते हुए हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। यानी हमारे इलियम में ग्रहणी तक आते आते हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है और इलियम में जाते जाते हमारे अवशोषण हो जाते हैं, अधिकांश अवशोषण। उसके बाद इसका अगला पार्ट आता है जेजुनम। जेजुनम में किसी तरह का पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें जो पचे हुए बचा हुआ जल होता है उस जल का अवशोषण होता है और पचे हुए जो कुछ बच गए जो पदार्थ होते हैं उनका भी रक्त में अवशोषण होता है। यहाँ से पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी भोजन बहुत समय तक नहीं रुकता और वहाँ पर केवल धीरे धीरे भोजन सरकते सरकते हमारी बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम यानी मलाशय में पहुंचता है, जहां पर वह अपच्य पदार्थ एकत्र होते हैं। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण।
अब यहाँ से अपच्य पदार्थ पहुँचता है हमारे मलाशय में, और मलाशय में जो अपच्य पदार्थ है वह एकत्र होता रहता है और समय समय पर अपच्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं।